हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए प्यारे मित्र, आप जानते हैं कि शाम का 9 बज चुका है और क्लास हमारी लगभग में स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी विद्यार्थियों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी क्लास 9 PM पर स्टार्ट होती है, तो सभी विद्यार्थी हमारे 9 PM पर लगभग इस पर मतलब उपस्थित हो जाया करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो कई सारे विद्यार्थी बाद में जुड़ते हैं, तो उनसे हम फिर कहना चाहते हैं कि आपकी क्लास का समय जो है वो 9 PM पर है। अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो बाद में क्लास को ज़रूर अटेंड किया करो। याद रखो, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लास की जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग जो हमने बताई आपको, क्लास की टाइमिंग हमारी 9 PM पर ये क्लास हमारी स्टार्ट होती है। तो मेरे बच्चे, क्लास की टाइमिंग 9 PM है। इस क्लास में आप उपस्थित ज़रूर हुआ करें। कितने बजे? 9 PM पर ये क्लास हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समय को बिना गंवाए हुए अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप कि कहाँ तक लगभग में हम लोग पहुँच चुके थे। ठीक है, अब आपकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं लगभग में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते रहिएगा। देखिए, एक चीज़ तो आपने देखी होगी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो था मेरे बच्चे, वो कौन सा क्वेश्चन था? 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था। एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। हमने जो क्वेश्चन पीछे छोड़ दिए, ना तो किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर जी इसका ये सही है या ये सही हो सकता है। कोई भी 1% ने ये कमेंट नहीं किया है कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि पढ़ाई जो है ना, वो राम भरोसे तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान भरोसे चल रही है। अगर राम के भी भरोसे चल रही होती तब भी तुम कमेंट कर देते। समझ रहे हो कि नहीं? हमारी जो कहानी होती है आप सभी जानते हैं कि चिंता और न भय, बोलो राधा रानी की जय। तो आपकी कहानी वही चल रही है कि चिंता है और न भय है, तभी राधा रानी की जय चल रही है। और दोनों राधा रानी से मिलाप चल रहा है आप लोगों का। तो पढ़ लो मेरे भैया, ठीक है, और जवाब दे दिया करो जो क्वेश्चन हम छोड़े। ठीक है, अब आगे बता दो मेरे बच्चे, क्या इसका आंसर हो सकता है? चलो, बड़े अच्छे से पढ़े होते हैं ये क्वेश्चन। कह रहे हैं मरकरी जो होता है वो Hg होता है मेरे बच्चे। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी जो है वो किसके साथ रखें जिससे वो कोई क्रिया ना करें? क्या चांदी के पात्र में रख सकते हैं, शीशे के पात्र में रख सकते हैं, लोहे में रख सकते हैं या एल्यूमिनियम में रख सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए और किस पात्र में रख सकते हैं ये जरूर बताइएगा। बताओ, सभी लोग कमेंट करो और आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं मात्र। क्या आप आंसर देंगे इसका हम इंतजार कर रहे हैं और इंतजार है आप ही का। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और 1-2 लोग जो भी नए जुड़े हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कई सारे बच्चे देखते तो रहते हैं, क्लास पूरी देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये बड़ी गंदी आदत है भैया। टीचर आपको फ्री में पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अभी वही ऑफलाइन आओगे, 500 रुपये दोगे और भाई साहब आराम से मौज से पढ़ोगे। संडे की छुट्टी होके करेंगे और त्यौहार की छुट्टी भी कर देंगे, है कि नहीं? और ये फ्री की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, समझो भाई। तो कह रहे हैं मरकरी को हम किसके साथ रखें जिससे कि वो आपका क्रिया नहीं करे? तो पहले ध्यान रखना, अगर मरकरी को हम चांदी के साथ रखते हैं तो वो आपका अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है मेरे भाई? अमलगम बना लेता है। अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है?
अमलगम बना लेता है। इसके बाद बात सुनिएगा ध्यान से, लोहे से जब क्रिया करता है, ये लोहे के पात्र में भी नहीं रख सकते क्योंकि इसमें रखोगे तो अमलगम बनाएगा, लोहे के साथ करोगे तब भी ये क्रिया कर लेगा और अगली अभिक्रिया को ये नेक्स्ट जनरेगा। एल्यूमिनियम के पात्र में भी रखने से ये क्रिया कर लेता है, तो इसमें भी हम नहीं रख सकते। याद रखो ये शीशे के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आपका 2 नंबर क्वेश्चन सही है। मतलब ये आपके पीबी मतलब लेड, लेड मतलब शीशा, शीशे के पात्र में हम इसे रखेंगे जिससे मरकरी जो है वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगी। समझ गए इस बात को? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका शीशे के पात्र में रखेंगे तब ये क्रिया नहीं करेगी। लेकिन याद रखो अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है चांदी के बारे में। कहते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चालक क्या है? तो याद रखो, जैसे आपने देखा कि अगर हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये लो कोई रॉड ली, ये एक रॉड है और अगर इस रॉड को हमने एक साइड से गर्म किया, याद रखो अगर हम इसमें रॉड को इस साइड गर्म किया तो याद रखिए रॉड यहाँ तक भी गर्म हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसी कौन सी मेटल है जो इतने जल्दी वहाँ तक भी गर्म हो जाती है? तो याद रखो इस मेटल का नाम क्या है मेरे बच्चे? इस मेटल का नाम है चांदी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चांदी। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा चांदी। ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से अगले क्वेश्चन की ओर। 44 के बाद 45 नंबर। इससे तो आप बड़े अच्छे तरीके से रूबरू होंगे इस क्वेश्चन से और इसका आसानी से आप जवाब भी देंगे। देखिए वैसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बड़ा तीर वाला क्वेश्चन है। अगर आप पकड़ गए तो पकड़ जाओ, ना पकड़ पाए तो ये घोर अन्याय कर देगा आपके साथ, सिलेक्शन रोक सकता है आपका। कह रहा है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। देखो कमेंट करते रहो भैया, नहीं भी क्वेश्चन आए तब भी हाँक के गलत आंसर टाइप कर दो, क्योंकि जब गलती होगी ना तभी सुधार कर पाओगे। नहीं ये सोचते रहो कि जब हमें आएगा तब हम आंसर देंगे, तो फिर आराम से बैठे रहो और तुम्हें कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। क्लास में जुड़ने का मतलब यही है कि आंसर दे। अब ये भी ना करें कि पड़ोसी ने अगर सी दे दिया तुमने भी सी होंकना शुरू कर दिया, ऐसा मत करिएगा। क्लास में आप अपना आंसर दीजिए, पड़ोसी ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ आप ही से कह रहे हैं, समझ गए कि नहीं? समझदार बहुत हो, नाम नहीं लेंगे लेकिन याद रखना इस बात का। सुनिए मेरे बच्चे, अब हम बात करेंगे आगे कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। तो ये कह रहा है काजल, फिर कह रहा लकड़ी का कोयला, फिर कह रहा एंथ्रेसाइट और फिर कह रहा हीरा। चलो कमेंट करो और इसका आंसर बताएं। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी आपने आंसर किए ना वो सारे के सारे अभी तक गलत मिले हमें। जब आपको ये क्वेश्चन आपके गलत मिले हैं हमें, तो हम कैसे माने कि भैया तुम सही कर पाओगे? चलो जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? चलो देखो ध्यान से, याद रखो जितने भी लोगों के आए हैं कुछ के सही हैं कुछ के गलत आंसर है। ध्यान सुनो, देखो काजल तो वो भटकाने के लिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कार्बन लिखा है ना, तो काजल इसलिए दे रहा कि तुम कार्बन को देख के काजल होंक दो। तुम यहाँ नहीं जाओगे तो फिर यहाँ भटक जाओगे। तुम कहोगे लकड़ी का कोयला भी कार्बन होता है, सबसे ज़्यादा इसमें टिक कर दो।
तो याद रखो ये भी गलत है आंसर। इसके बाद अब आप सोचेंगे कि जो कोयला होता है ना, इसकी सबसे अच्छी प्रजाति एंथ्रेसाइट होती है। क्या इसका हम सी नंबर लगा दें? तो याद रखो इसका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला का कार्बन का ये क्रिस्टली रूप नहीं है, इसका क्रिस्टली रूप है हीरा मेरे बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से सुनो, अब आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछता है, सुनिए जरा ध्यान से। हीरा जो है ये आपका अधातु में आता है। क्या है? हीरा एक अधातु है, हीरा एक अधातु है। क्या है मेरे बच्चे? तो याद रखो हीरा एक क्या है? अधातु है, अधातु है। और इसमें ध्वनि की चाल, और इसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, सर्वाधिक होती है। मान गो कि नहीं मेरे भाई? तो याद रखो हीरे की जो क्या कह सकते हैं, हीरा एक अधातु और इसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। समझ गए? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अब सुनिए जरा, एक पॉइंट आपसे और भी पूछा जाता है, हीरा चमकता किसके कारण? हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो याद रखो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये आपका हीरा क्या है? चमकता है। अरे क्या हुआ यार, काहे भगा दियो यार, ये सब आगे देखो। याद रखो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना होता है। ठीक है, अब सुनो, एक क्वेश्चन यहां से भी ताबड़तोड़ तरीके से पूछता आपसे, क्या कहता है कि कोयले की सबसे अच्छी प्रजाति, कोयले की सबसे अच्छी प्रजाति जो है, सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है मेरे बच्चे? तो याद रखो सबसे अच्छी प्रजाति है एंथ्रेसाइट कोयला। तो कोयले की सबसे अच्छी प्रजाति एंथ्रेसाइट को मानते हैं। ये आपकी उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, ये आपकी सर्वोच्च क्वालिटी का या सर्वोच्च कोयले की प्रजाति होती है। समझ गए बात को? आगे चलो, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 के बाद 46 नंबर, बताओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन है बड़ा घातक ये भी मेरे बच्चे। क्वेश्चन इसमें आप भटक जाएंगे, ये गारंटी है। कह रहे हैं कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा जो एल्यूमिनियम होता है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखो एक बात तो हम पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं कि आप इन प्रश्नों का जवाब साधारण दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में रखे होते, तभी आप कह रहे हैं सर जी 75 में हमारे 40 सही हो रहे हैं, 45 सही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहानी है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। कह रहे हैं कच्चा एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, या कच्चे एल्यूमिनियम के नाम से किसे जानते हैं? कह रहा है लिग्नाइट या बॉक्साइड, एंथ्रेसाइड या पाइराइट। अब एक बात सुनिए पहले, शायद में अभी हमने जो ऑफलाइन एसटी भी कराई थी, उस ऑफलाइन एसटी में भी ये चीज़ हमने देखी थी। क्या? उस एसटी में देखी थी कि बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर रहे थे, साइंस के खास करके।
इसलिए हम आपको ऑनलाइन साइंस पढ़ा रहे हैं कि पढ़िए, और आपके जो सामने पेपर लगे हैं उनमें साइंस ही सबसे ज़्यादा आनी है कि नहीं? बताओ भैया अब आंसर। देखो इतना तो आप जानते हैं कि लिग्नाइट, देखो अभी एंथ्रेसाइट हमने बताई तुम्हें क्या होता है, ये कोयले की सर्वोत्तम इकाई होती है। तो इसका मतलब ये हो तो कंफर्म हो गया कि कोयले की सर्वोत्तम इकाई किसे कहते हैं मेरे भाई? तो कोयले की सर्वोत्तम इकाई जो होती है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। ये ऑप्शन तो वैसे आप काट देंगे, कट गया कि नहीं? क्योंकि एल्यूमिनियम पूछा और कोयले की प्रजाति है। अब एक याद रखो, लिग्नाइट लिखा हुआ, ये भी कोयले की एक इकाई है, कोयले की ये भी इकाई है। इस बात को भी भूल जाओ कि ये भी सही होगा, इस बात को भी भूल जाओ कि ये सही होगा मेरे बच्चे। अब सुनो ध्यान से, अब जो पाइराइट लिखा है, ये पाइराइट तो देखो आयरन पाइराइट जो होता है आयरन का एस होता है, कॉपर पाइराइट होता है तो वो कॉपर का एस होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, लेकिन एक आपको कंफर्म दिख रहा कि बॉक्साइड जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और इसी से कच्चे एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से एल्यूमिनियम पाया जाता है वो कच्चे रूप में पाया जाता है, और ख़ास करके बॉक्साइड के अयस्क के रूप में मिलता है। बॉक्साइड के अयस्क के रूप में पाया जाता है, बॉक्साइड के अयस्क के रूप में पाया जाता है। समझ गए इस बात को? समझ गए हो तो ताड़ से आंसर दे देना चाहिए था, इतनी देर यही नहीं लगानी चाहिए था। लेकिन कई सारे बच्चों के आंसर सही है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं और कई दिनों से क्लास में जुड़े हुए, इसलिए उनके आंसर सही हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, इस बात को समझ गए हो कि नहीं? समझ गए ना? हम जानते हैं कि तुम बड़े समझदार बउआ हो मेरे। देखो आगे 46 के बाद बात करेंगे 47 नंबर। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा 47 नंबर, कह रहा वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? कह रहे हैं कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? बताओ। कह रहे हैं क्लोरीन, कह रहे हैं आयोडीन, कह रहे हैं हीलियम, और कह रहे हैं नाइट्रोजन। बताओ जल्दी बताओ। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा मेरे बच्चे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी कमेंट करते रहो आंसर। चलो देखो, अभी तक आप लोगों का कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है वो सही नहीं आया। सही क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने, हम बता रहे हैं आपको, ये क्लास हमारी 9 PM पर शुरू होती है और बच्चे 9:30 तक आते हैं भैया, 9:30 तक आते हैं, कई तो 10 बजे तक भी चले आते हैं मुंह उठा के। ठीक है, तो याद रखो 9 PM पर क्लास स्टार्ट होती है, डेली आपको 9 PM पर आ जाना है। आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आपको 9 बजे क्लास यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए बदन सिंह यादव सर, वहाँ पर जाके देखिए आपको क्लास ये चलती दिखाई देगी। ठीक है मेरे बच्चे, खास करके 9 PM पर जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आज क्लास में, वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सबसे पहला काम है आपका, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो लाइक ज़रूर कर दें। पता है यार, हमारे कहने के बाद भी आप लोग ना तो शेयर करते हैं क्लास, और तो और छोड़ो, मित्रों तो बहुत दूर, अपने ही ग्रुप में शेयर नहीं करते जिस ग्रुप में आप जुड़े। देखो भाई, यही आपकी तो महानता है, यही तो बताती है कि आप कितने महान हैं। सुनो, कह रहे ऑक्सीजन के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता?
तो याद रखो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। कल हमने बताया था क्लोरीन जो होता है ये हम किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, और जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जल किसे कहते हैं, H2O को कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे। इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। याद रखो हीलियम गैस जो है इससे भी क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन जो है वो इससे भी क्रिया कर लेती है मेरे बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन कट गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भी क्रिया हो जाती है क्योंकि N2O वगैरह, NO2 वगैरह, NO2 गैसें वगैरह आपने देखी होंगी, तो ये नाइट्रोजन से भी क्रिया कर लेती है कि नहीं। लेकिन आयोडीन से ये क्रिया नहीं करती है, इस बात को याद रखिएगा। आयोडीन से ये क्रिया नहीं करती है, इस बात को आपको पहचानना होगा और समझना होगा, ठीक है। अब आगे चलो ध्यान से। रास्ता बड़ा मंजिल कठिन है भैया, और इस रास्ते से होकर गुजरना ये आपका तो काम है, लेकिन आप सही से गुजर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है और बताने का कष्ट करें। 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो पहले। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। 48 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा है अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है, क्वेश्चन ये आपसे कहना चाहता है। कह रहा है जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, इन यंत्रों से कौन सी गैस निकलती है। अग्निशामक यंत्रों से कौन सी गैस निकलती है वो गैस बतानी। जैसे आपने देखा होगा कई बड़े बड़े मॉल होते हैं, कोचिंग संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह भी होते हैं। वहाँ पर एक पाइपलाइन लगी होती है और ये पाइपलाइन रेड बनी होती है, और इस पाइपलाइन के अलावा छोटे छोटे सिलेंडर भी टंगे होते हैं, ठीक है। ये रेड बने होते हैं भाई साहब, जो आग बुझाने या फायर वाले होते हैं। जब कभी भी स्थिति में आग लग जाए तो इस सिलेंडर को ही गैस निकाली जाती है, जिससे अगर इस सिलेंडर से गैस निकालेंगे तो गैस निकलती है, और गैस निकलने के बाद आपकी जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। अगर तुम वहाँ पर पानी डालोगे तो पानी इतना तुम ला नहीं पाओगे कहीं से, और पानी जैसे डालोगे तो याद रखो अगर केमिकल वगैरह में गैस लगी है तो बुझा नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं उनके पेंट हो चाहे उसकी मतलब सजावट हो, सब आपकी प्लास्टिक तरीके से की जा रही है। तो याद रखो अगर उसमें इतनी तेज़ी से आग पकड़ता कि आप पानी डाल ही नहीं पाएंगे, तो पानी एक उपचार नहीं बचा अब आपके पास। तो किससे आग बुझाएंगे, कौन सी गैस से? क्या हाइड्रोजन गैस से बुझाएंगे, क्या नाइट्रोजन गैस से बुझाएंगे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझाएंगे, या कार्बन मोनोऑक्साइड से बुझाएंगे? बताओ कौन सी गैस है जिससे आप इसे बुझाने की कोशिश करेंगे? बताएंगे मेरे बच्चे क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? सुनिए ध्यान से और समझिए भी ध्यान से। कैसे ध्यान से? देखो नाइट्रोजन गैस तो कभी भी सिलेंडर में हम भरते ही नहीं है, ना हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड तो किसी भी कंडीशन पे नहीं, क्योंकि ज़्यादा छोड़ देंगे तो लोगों को दम घुटने लगेगा, दम घुटेगा तो मौत हो जाएगी। याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इसे दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू गैस के नाम से इसे जाना जाता है, दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। समझ गए कि नहीं मेरे बच्चे? तो याद रखो दम घोटू गैस के नाम से इसे जानते हैं, जो ये आपको बताया, ठीक है। तो दम घोटू गैस के नाम से कार्बन मोनोऑक्साइड को जानते हैं। याद रखो ये निकलती कहाँ से है? कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है कि अंगीठी, याद रखो कहते हैं कि अंगीठी को
बंद कमरे में जलाकर नहीं रखना चाहिए, जलाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं रखना चाहिए भैया? तो याद रखो, क्योंकि जब आप बंद कमरे में रखेंगे तो उसका जो धुआं होता है ना, उसका धुआं जो होता है, इस धुएं से ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो याद रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO वाली जो गैस होती है वो आपकी यहाँ से निकल रही होती है। समझ के इस बात को? अब आगे चलो और सुनो और भी कहानियाँ। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, याद रखो यही आपके सिलेंडर में फिल की जाती है। CO2 गैस को सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है और बड़ी तेज़ी प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है। जब ये प्रेशर के साथ निकलती है तो ये आपकी अग्नि को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब आपको लगता होगा कि ये तो बड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ये तो भैया सब पर्यावरण को नष्ट कर देगी। याद रखो मेरे बच्चे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो पृथ्वी पर तब भी हम लोग मर जाएंगे। आपको सच ये है, ऐसी बात है? कहा हाँ भैया, कार्बन डाई गैस ना भी हो तब भी तुम मर जाओगे, ऑक्सीजन ना हो तब भी मर जाओगे। सुनो ध्यान से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है? तो कार्बन डाई गैस इसलिए आवश्यक है क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं उसे भोजन के रूप में CO2 को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 के रूप में लेते हैं। जब पेड़ पौधों को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। जब पेड़ पौधे नहीं रहोगे तो तुम खाओगे क्या? कहाँ खाओगे? क्या जल से अकेला बने रहोगे? नहीं ना, तो तुम्हारा भी जीवन असंभव, क्योंकि तुम जो भी भोजन करते हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पौधे से प्राप्त किया जाता है, और वो पौधे को जब भोजन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, पौधे की डेथ तो तुम्हारी भी डेथ। समझ गए? तो इसलिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक है, एक संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। अब कहो सर जी हम तो इतनी गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सुनो ध्यान से, जो तुम ऑक्सीजन लेते हो ना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, उसमें केवल और केवल 3 से 4% CO2 होती है मेरे बच्चे। 3 से 4% CO2 होती है बस, ठीक है? और बाद बाकी ऑक्सीजन ही वापस निकाल के छोड़ देते हो। आगे देखो, अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं 49 नंबर पे। बताओ जरा क्या है? अरे सॉरी, बताओ मेरे बच्चे क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी में क्या घुला होता है जिसके कारण पानी में भारीपन दिखाई देता है? बता दो मेरे भाई, क्या घुला होता है? कोई बताएगा? देखो जरा, अब हम बात करेंगे आपसे कि पानी में किस विलय के कारण ये भारी दिखाई देता है। पानी का भारीपन किसके कारण होता है? अब एक दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही होंगी कि सर जी क्या कैल्शियम हो सकता है? क्या सर जी नाइट्रोजन हो सकता है? क्या सर जी पोटेशियम हो सकता है या सोडियम हो सकता है? तो पहले तो ये याद रखो कि पानी में भारीपन कब आता है? जब पानी खारा हो। और खारापन पानी कब कैसे आता है? जब पानी में नमक मिला हो। नमक कहाँ रखा है? ये रखा है सोडियम NaCl, ये रखा है। तो याद रखो यही क्या है करेक्ट आंसर। ना तो पोटेशियम आंसर है ना कैल्शियम आंसर है, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चे क्या है? सोडियम। तो
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस बात को ध्यान से समझिए और पहचानिएगा भी, ठीक है। आगे सुनो और बताओ मेरे बच्चे क्या है। देखो, एक पॉइंट आपके दिमाग में ये भी आता है कि भारी जल किसे कहते हैं। तो याद रखो, भारी जल जो होता है इसे हम D2O कहते हैं। D2O को भारी जल कहते हैं और इसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसे जानते हैं। ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है। तो समझ गए ना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे D2O कहते हैं। समझ गए, ये भारी जल है भैया। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे? यही भारी जल को। आगे चले मेरे बच्चे, तो आगे चल लो भाई साहब। 49 क्वेश्चन हैं और ये कहानी आपकी यहीं कंप्लीट होती है क्या? ऐसा तो नहीं है भैया, कहानी यहीं ख़त्म कर दे, ऐसा ना करवाओ। अभी थोड़ा बहुत और पढ़ लो यार, ठीक है। 2 मिनट ठहरिए ज़रा, 2 मिनट ठहर जाइएगा और क्वेश्चन आपके लेके आते हैं। ठीक, चलो मेरे बच्चे बताना शुरू करिएगा और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 27 और ये कह रहा है श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? लोनार झील, शेषनाग झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। बताओ जल्दी से, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? बोलिए जल्दी से। 27 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो याद रखो मेरे बच्चे, आप ये तो जानते हैं श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में ये आपका बना हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रही होंगी कि सर जी, श्री हरिकोटा द्वीप पर ही एक सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी बना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और सर जी, इस केंद्र से PSLV और GSLV की उड़ानें छोड़ी जाती हैं। PSLV और GSLV रॉकेट की उड़ानें छोड़ी जाती हैं। रॉकेट की उड़ान जो है वो यहीं से उड़ाई जाती है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। तो हमने कहा हाँ भैया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आप, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन इनके फुल फॉर्म लिख लो ज़रा, क्योंकि बात करें GSLV की तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका आंसर होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे इसकी PSLV की तो इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से
इसे हम जानते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये पोलर सेट, समझ गए ना इस बात को? अगर समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझे तो और बताएंगे। जब आप ये पहचान गए कि ये आंध्र प्रदेश में है, तो झीलों को तोड़ना शुरू कर दो कि कौन सी आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे होगी। देखो, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में पड़ती है, इस बात से तो आप सहमत हैं कि नहीं? इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अगर सहमत हैं तो फिर ये ऑप्शन कट गया ना। शेषनाग झील के बारे में जानते हैं कि जितनी नाग वाली झीलें होती हैं वो आपकी जम्मू कश्मीर में होती हैं, जम्मू कश्मीर में होती हैं, कश्मीर में होती हैं। तो ये भी ऑप्शन आप काट देंगे, क्योंकि हमें चाहिए आंध्र प्रदेश, ये है जम्मू कश्मीर। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है। और अब बात फंस गई कि पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी आंध्र प्रदेश में है और ये भी आंध्र प्रदेश में है। जब कहो सर जी दोनों आंध्र प्रदेश में, तो अब क्या करें हम? ध्यान सुनो, जो पुलिकट झील है ये समुद्र के तट पर है, तो याद रखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 नंबर सही। ठीक है, समझ गए? एक क्वेश्चन और सुनो। लोनार झील का निर्माण जो होता है वो उल्का पिंड से हुआ था। इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ था, उल्का पिंड से हुआ था। क्या हुआ था? इसका निर्माण लोनार झील का। और पुलिकट झील और कोलेरू झील ये दोनों की दोनों कैसी झीलें हैं? लैंगून झील है। ये लैंगून झील क्या होती है? तो याद रखो, ऐसी झील जो समुद्र के द्वारा निर्मित हो, समुद्र के द्वारा जिनका निर्माण हुआ हो, समुद्र के द्वारा जिनका निर्माण हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो याद रखो, लैंगून झील के नाम से उनको हम जानते हैं। समझ गए हो कि नहीं? अगर समझ गए हो तो फिर आगे आ जाओ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। 27 के बाद 28 नंबर बताओ, बता दो जल्दी से क्वेश्चन, इसका क्या आंसर है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा 28 नंबर की दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, ये करंट। देखो, अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि सर जी 1498 या फिर सर जी 1501, 1504 और 1502। तो अब आप क्या करेंगे? आप पहले बताओ, क्योंकि आप इस बात को तो जानते हैं कि जो वास्को डी गामा होता है वो 1498 में भारत में पहली बार आया था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? पहली बार भारत कब आया था? तो याद रखो, ये आया था 1498 में, 1498 में ये भारत आया था। और ये था कौन? तो याद रखो, ये पुर्तगाली निवासी था। ये आपका पुर्तगाली निवासी था। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि ये पुर्तगाल से भारत आया था। अब आपके दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चल रही होंगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो सभी लोग अब कमेंट करो क्या इसका आंसर हो सकता है। 1499, 1501, 1502 और 1504। चलो कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लगभग में आंसर दे देंगे। कहाँ पर? ये जो आपको ऑप्शन लिखे हैं, इन ऑप्शनों में से आप उत्तर देंगे। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर आप नहीं बता पाते हैं
फिर ये बड़ी गलत बात है। हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं और आने भी लगे हैं, लेकिन गलत आ रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर गलत क्यों हो रहे हैं पता नहीं भाई, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चनों पर जब गलती करेंगे ना तो बहुत दुख देने वाले हैं ये। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट आप जरूर करिएगा। और आज की क्लास हमारी जो होती है वो द एंड हो जाती है। ठीक है, याद रखिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और बेहतरीन फिर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो जब तक के लिए इस क्लास में जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। लेकिन याद रखिए इस क्लास में आपको 9 बजे हर हाल में उपस्थित हो जाना होता है। तो 9 PM पर इस क्लास में आप डेली जुड़िएगा। ऐसे वो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ख़ास करके P/Q के प्रश्न हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।